अदीप वहां से आगे चल दिया। उसके पीछे वो लोग भी अंदर आ गए। जब वो अंदर आए तो महक अभी भी हॉल में सोफे पर ही थी। अदीप ने एक नज़र महक को देखा और सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही राज और अमन भी अपने रूम में चले गए। अब वहां बस शिवेन और महक ही बचे थे। महक ने जब देखा कि शिवेन उसके पास नहीं आ रहा है तो उसने खुद आगे बढ़कर शिवेन का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर लाकर बिठाया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन ले उस पर डेटॉल लगाकर उससे शिवेन की नाक के पास जो ब्लड जम गया था उसे साफ कर ऑइंटमेंट लगाया और उसे सॉरी बोलकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो शिवेन ने खुद खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। महक रुक गई और शिवेन उसे इसी तरह उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में लेकर चला गया। अदीप जब अपने रूम में आया तो रूम की लाइट्स ऑफ थी। बस बेड के पास का नाइट लैंप जल रहा था और अंबिका खुद को ब्लैंकेट से बस कमर तक कवर करके सोई हुई थी। अदीप ने बेड पर अपनी साइड लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और अपना एक हाथ अंबिका की कमर पे रख के उसे अपनी तरफ घुमाकर खींच लिया, जिससे अंबिका उसके सीने से आ लगी और वो जाग गई। उसने बड़बड़ाते हुए अदीप से कहा, क्या कर रहे हो, मुझे सोने दो। अदीप सो जाओ, मैं तो बस अपनी प्यारी सी वाइफ को गले लगा रहा था। अंबिका ने अपना मुंह उसके सीने में छुपाया और अपनी आंखें बंद कर ली। अंबिका को अभी 1 से 2 मिनट ही हुए होंगे आंखें बंद करे कि अदीप ने अपने हाथ से अंबिका का फेस ऊपर किया, फिर खुद नीचे झुककर उसके लिप्स पर किस करने लगा। अंबिका ने अपना सिर पीट लिया। कुछ देर बाद वो भी उसका साथ देने लगी। अब अदीप ने उसके होठों को छोड़ उसकी नेक पर किस के साथ हल्का बाइट भी किया, जिससे अंबिका सिसक उठी। फिर उसकी नेक से हटकर उसके सीने पर किस के साथ अपना हाथ घुमाने लगा। अब अदीप उठकर जैसे ही अपनी टी शर्ट उतारने को हुआ तभी रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अदीप ने जल्दी से टी शर्ट छोड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो वहां बच्चे खड़े थे, जहां लवी नींद में अपनी आंखें मसल रही थी और आर्य बस अदीप को ही देख रहा था। बच्चों को वहां देखकर अंबिका भी अदीप को घूरने लगी और अदीप ने अपने मन में कहा, इसीलिए कहते हैं कुछ करने से पहले अच्छे से सोच समझ कर करो। फिर उसने अपना सिर झटक कर अपना ध्यान बच्चों पर किया। लवी ने आगे आकर कहा, मोम, मुझे और भैयू को आपके पास सोना है। अदीप, हाँ क्यों नहीं, ये कहकर उसने लवी को गोद में उठाकर अपने और अंबिका के बीच में लिटा दिया जो उसी की तरफ खड़ी थी। फिर आर्य को देखकर कहा, आप वहां क्यों खड़े हो, आप भी आ जाओ। आर्य ने पीछे घूमकर डोर लॉक किया और अदीप ने उसे देखकर मन में कहा, अब क्या फायदा, और आर्य बेड के पास आ गया। अदीप ने उसे अपने बगल में सुला लिया। लवी, डैड मुझे आपके पास सोना है। अदीप ने लवी को उठाकर अपने पेट पर लिटा लिया। ये देखकर आर्य ने शिकायत करते हुए कहा, डैड आपने इसे तो अपने पास सुला लिया लेकिन मुझे नहीं सुलाया। अदीप ने उसका सिर सहलाकर कहा, बेटा मेरे 2 पेट तो है, नहीं कि मैं तुम्हें और लवी दोनों को सुलाऊं। ये कहकर उसने अपना हाथ फैला दिया और आर्य को उस पर सिर रखकर सोने को कहा। आर्य के लेटते ही अदीप ने उसे खुद से चिपका लिया। फिर लवी और आर्य के फॉरहेड पर किस किया और उन्हें गुड नाइट बोलकर सोने के लिए कहा। अंबिका अपनी नाराजगी छोड़कर उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। जब अदीप ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो इशारे से पूछा, क्या हुआ। अंबिका ने अपना सिर न में हिला दिया, फिर खुद भी खसक कर अदीप के पास आ गई और आर्य को पकड़कर लेट गई। अदीप ने थोड़ा सा आगे आकर अंबिका के फॉरहेड पर किस कर उसे धीरे से आई लव यू बोला। अंबिका ने भी उसे रिप्लाई कर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया। फिर वो दोनों भी सो गए। वही भोपाल एयरपोर्ट पर एक वाइट कार आकर रुकी। उसकी ड्राइविंग सीट की साइड का दरवाजा खुला और शमिता बाहर निकली। वही दूसरी साइड से माया निकलकर बाहर आई। जब तक माया घूमकर उसके पास आती तब तक शमिता आगे बढ़ गई। माया उसके पीछे चलते हुए, शमिता हम यहाँ क्यों आए हैं। शमिता, मेरी एक फ्रेंड यूके से आ रही है, उसे लेने। माया, ये तुम्हारी कौन सी पागल फ्रेंड है जो दिन में न आकर रात के 1 बजे की फ्लाइट से आ रही है। शमिता, उसे मैंने ही रात को बुलाया है। तभी ग्रे कॉलर की लॉन्ग ड्रेस के साथ हिल्स, हाथ में हैंड बैग और आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, जिसने अपना मुंह मास्क से कवर किया हुआ था। सामने से एक लड़की आती हुई दिखाई दी। माया उसे देखकर, ये अंधी है। शमिता, क्या बक रही हो। माया, तो इसने रात को भी सन ग्लासेस क्यों लगाए हैं। शमिता, शट योर माउथ। तब तक वो लड़की उनके पास आकर शमिता के गले लग गई। शमिता ने उसे खुशी से गले लगा लिया और माया उसके पीछे कावेरी को देखकर चौंक गई, जो उस लड़की का बैग लिए खड़ी थी और शमिता उससे अलग हो आगे चल दी। कावेरी उसके दोनों बैग लेकर उनके पीछे आ रही थी। माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कावेरी ने
उसके बैग गाड़ी में रखे, फिर चारों गाड़ी में बैठ गई। कावेरी माया के साथ पीछे बैठी। तभी उस लड़की ने कार में बैठते ही अपने सनग्लासेस उतार कर अपना मास्क भी हटाकर पीछे घूमी और माया उसका फेस देखकर हैरानी से, मही, जी हाँ, ये अयान की गर्लफ्रेंड मही ही थी। माया, लेकिन तुम यहाँ? शमिता, क्यों, क्या ये यहाँ नहीं हो सकती? माया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हें अचानक देखा तो बस, तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। शमिता, अरे यहाँ इसका घर है और तुम कह रही हो इसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी? वैसे कोई नहीं, बाकी की बातें घर पहुंचकर करेंगे। ये बोलकर शमिता ने गाड़ी स्टार्ट की और रायचंद मेंशन की तरफ चल दी। घर पहुंचकर शमिता मही को उसके रूम में ले गई और एक सर्वेंट से कहकर उसका सामान भी मंगवा लिया। कावेरी अपने रूम में चली गई और माया अपने रूम में आकर बेड पर बैठकर सोचने लगी, आखिर शमिता क्या करने वाली है और उसने महिमा को क्यों बुलाया है? मुझे अंबिका को ये सब बताना होगा, नहीं जैसा कल हुआ उस हिसाब से तो वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। और सही भी है, मैंने जो किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, और सही भी है जो मैंने उनके साथ किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पहले पता तो करूँ कि शमिता का प्लान क्या है, और अगर सच में मही यहाँ अपने घर ही वापस आई है तो मैं अंबिका के सामने झूठी बन जाऊंगी। लेकिन जहाँ तक मैं शमिता को जानती हूँ वो चुप बैठने वाली नहीं है। चल माया, लग जा काम पर और ध्यान से। शमिता को तुझ पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंबिका की जगह तू होगी। ये बोलकर माया अपने रूम से निकलकर शमिता के रूम के बाहर आकर डोर नॉक किया, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तभी किसी ने पीछे से माया के कंधे पर टैप किया, जिससे माया ने चौंक कर पीछे देखा तो वो शमिता थी। उसने माया से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? माया, मैं तुमसे ही मिलने आई थी। शमिता, कुछ काम था? माया, नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगा मही तुम्हारे साथ होगी। वो उससे ठीक से बात नहीं हो पाई न, मैंने उसे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था तो मुझे थोड़ा शौक लगा उसे यहाँ देखकर। शमिता, तुम भी न इसमें शौक होने वाली क्या बात है? रिश्ते से वो मेरी बहन मस्सी की बेटी है इसलिए यहाँ आ गई। माया, लेकिन तुमने तो एयरपोर्ट पर कहा था कि तुमने ही उसे यहाँ बुलाया है। शमिता, हाँ, मैंने ही उसे बुलाया है और अब जो होने वाला है उसे कोई सोच भी नहीं सकता। माया, मतलब शमिता तुम्हें सोना नहीं है? रात के 2:30 बज रहे हैं, मुझे तो नींद आने लगी है। जाओ, जाकर तुम भी सो जाओ। माया, ओके, गुड नाइट। शमिता, गुड नाइट बेब बोलकर अपने रूम में चली गई और माया अपने रूम में आकर अंदर से डोर लॉक किया। फिर खींचकर खुद से ही बोली, इसकी नींद कुछ देर बाद नहीं आ सकती थी, मैं ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, नहीं तो उसे शक हो जाता। ओ गॉड, कितना डिफिकल्ट है अच्छा बनना, इससे अच्छा तो मैं बुरी ही सही थी, लेकिन ये तो साइको मर्डर निकली है। महादेव, मुझे बचाओ इस साइको से और कोई रास्ता दिखाओ। ये बोलकर माया ने कबर्ड से अपने कपड़े निकले और बाथरूम में आकर चेंज किए, फिर अपने बेड पर आके लेटी कुछ देर में सो गई। हमेशा की ही तरह आज भी अंबिका की नींद अलार्म से ही खुली। जब अंबिका ने अपना फोन उठाकर उसकी स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा सुबह के 8 बजे थे। अंबिका घबराकर उठी, साथ ही बड़बड़ा भी रही थी, 8 बज गए, बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, उन्हें तैयार करना है। पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। वो बेड से उठती इससे पहले रूम का दरवाजा खुला और अधीप अपने हाथों में एक ट्रे पकड़े अंदर आया। उस ट्रे में 2 कॉफी मग थे। उसने जब अंबिका को बेड पर बैठे देखा तो उसे पूछा उठ गई। अंबिका ने पहले अधीप को देखा, फिर बेड पर उधर देखा जहां अधीप सोया था और उसे देखकर कहा, आप कब उठे? अगर आप पहले उठ गए थे तो मुझे क्यों नहीं जगाया? आपको पता है मुझे कितना काम है अभी। अधीप कुछ बोलता लेकिन अंबिका चुप ही नहीं हो रही थी, तो उसने ट्रे को जल्दी से बेड के साइड में रखा और अंबिका के पास जाकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए, जिससे अंबिका चुप हो गई। थोड़ी देर बाद अधीप उससे अलग हुआ और उसे गुड मॉर्निंग बोलकर, कितना बोलती हो तुम वाइफी? अब सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि बच्चों को मैं तैयार कर चुका हूँ, और रही ब्रेकफास्ट की बात तो मैं वो भी बना चुका हूँ, और हम दोनों के लिए कॉफी लाया था कि साथ में बैठकर पिएंगे। अंबिका, और मुझे कोल्ड नहीं हॉट कॉफी पीनी है। ये सुनकर अधीप ने एक कॉफी मग उसे दे दिया और एक खुद ले लिया। अंबिका ने कॉफी का एक सीप लिया और अधीप की तरफ देखकर, ये आपने बनाई है? अधीप, हाँ, क्यों, क्या हुआ? अंबिका ने मुंह बना लिया। अधीप, सॉरी, पहली बार कोशिश की थी बनाने की। अंबिका, ये बहुत अच्छी बनी है। अधीप, सच में? अंबिका, हाँ। दोनों ने अपनी कॉफी खत्म की और अंबिका उठकर जाने लगी, तभी अधीप ने उसके पास
आकर उसे पकड़ लिया। अंबिका, अब क्या हुआ? अदीप, मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला लेकिन तुमने नहीं। अंबिका ने उसे गुड मॉर्निंग बोला। अदीप, तुम्हें कितनी बार समझाना होगा कि गुड मॉर्निंग कैसे करते हैं? अगर भूल गई हो तो मैं फिर से समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर शरारत से और जो बचा है वो भी सिखा दूंगा। अंबिका उसे घूर कर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आता है। अदीप, तुमने मुझ पर ट्राई नहीं। अंबिका, क्या नहीं किया? अदीप, जो तुम्हें आता है मुझे क्या आता है? अदीप, तुमने ही तो बोला तुम्हें आता है। अंबिका, मैंने किसके लिए बोला था? अदीप, ठीक है, अभी के लिए ये ही दे दो, बाकी का बाद में। अंबिका उसे कॉलर से पकड़कर खींचती है, फिर उसे एक सॉफ्ट किस करने ही वाली थी कि अदीप ने पीछे से हाथ ले जाकर उसका सिर पकड़ लिया। बेचारी अंबिका बस चटपटा कर रह गई। उस 6 फुट के डेविल के सामने बेचारी कर भी क्या सकती थी? कुछ देर बाद उसने अंबिका को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अंबिका लंबी लंबी सांसें लेने लगी और अदीप भी। अंबिका अपनी धड़कनों को कंट्रोल करके आप को और कुछ नहीं सूझता। अदीप, शायद तुम भूल रही हो हमारी अभी शादी हुई है और न्यूली मैरिड कपल ही अंबिका है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि हमारे 2 बच्चे भी हैं और वो कभी भी आ सकते हैं। अदीप, तो ये बोलो न, वो रात को मैं गलती से डोर लॉक करना भूल गया, अब से ध्यान रखूंगा। अंबिका, मेरा वो। अंबिका कुछ कहती उससे पहले, अदीप तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, ये बोलकर वो चला गया और अंबिका बाथरूम में चली गई। उस टूटी हुई बिल्डिंग में बॉस के साथ सतीश और वैशाली बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी एक सर्वेंट ने आकर उनके कान में कुछ कहा और उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा। उनका ब्रेकफास्ट होते ही वो उठकर बाहर हॉल में आकर वही रखे सोफे पर बैठ गए। तभी एक आदमी बॉस वैदेही आहूजा रियांश के बर्थडे पार्टी में गजेंद्र सिंघानिया के सामने आने का प्लान कर रही है। बॉस, क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है? आदमी जी, बॉस ये इंफॉर्मेशन खुद हमारे भेजे हुए आदमी ने दी है, जो आहूजा मेंशन में सर्वेंट बनकर रह रहा है। बॉस, ठीक है, चलो इसी बहाने गजेंद्र सिंघानिया सोमित से भी मिल लेंगे। बॉस, और सिंघानिया मेंशन की क्या खबर है? आदमी, बॉस वहाँ अभी सब ठीक है। अंबिका मैडम और अदीप के बीच सब ठीक है और अदीप सर ने अभी मैडम की सेफ्टी के लिए एक गार्ड रखी है, महक नाम है उसका, और बच्चों के लिए सारांश को रखा है। बॉस, वो तो ठीक है, लेकिन अंबिका और बच्चों पर अपने गार्ड को भी बोलो नजर रखने के लिए, क्योंकि मुझे उस लड़की शमिता रायचंद पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक बार पहले भी वो अंबिका के साथ गलत कर चुकी है और अब भी कर सकती है। आदमी जी, बॉस अब तुम जाओ। पीछे से सतीश आते हुए, बॉस क्या सच में अब गजेंद्र सिंघानिया के सामने सोमित का सच आ जाएगा? और अगर वैदेही जी ने उन्हें सच नहीं बताया तो बॉस बताएंगी। इससे पहले वो गजेंद्र जी से मिले, हमें उनसे मिलना होगा और उन्हें सच बताना होगा। सतीश, रियांश की बर्थडे पार्टी में हम भी जाएंगे, लेकिन तुम उनके सामने नहीं आओगे। उन्हें सिर्फ उतना ही पता चलेगा जितना मैं उन्हें बताऊंगा। एक वीक बाद आहूजा मेंशन के गार्डन में आज काफी चहल पहल थी, क्योंकि आज रियांश का बर्थडे था और डेकोरेटर्स पूरे गार्डन के साथ मेंशन को भी डेकोरेट कर रहे थे। वही हॉल में सोफे पर वैदेही जी और उनके सामने महिरा के पेरेंट्स बैठे हुए थे। दूसरी तरफ मॉल के बाहर माहिरा खड़े होकर अंबिका का इंतजार कर रही थी। तभी वहां अंबिका की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से सारांश ड्राइविंग सीट से उतरा। उसके साथ ही दूसरी साइड से महक भी बाहर आई। दोनों ने उतरकर पीछे के दोनों साइड के डोर खोले। एक साइड से अंबिका बाहर निकली और दूसरी साइड से बच्चे। जो दूसरी गाड़ी अंबिका की गाड़ी के पीछे थी उसमें शुभी और दिव्या के साथ भी 2 गार्ड्स थे। माहिरा अंबिका के साथ 4 गार्ड्स को देखकर हैरानी से, ये सब क्या है? आर्य, ये सब डैड के ऑर्डर है। लवी, हाँ मम्मा ने बहुत मना किया लेकिन डैड नहीं माने। आर्य, और डैड ने ये भी कहा कि उन्होंने पूरा मॉल खाली करवा दिया हमारी सेफ्टी के लिए। माहिरा, एक लंबी सांस छोड़कर चलो शॉपिंग करते हैं। मॉल खाली होने की वजह से उनकी शॉपिंग जल्द ही हो गई और सभी बाहर आ गए। माहिरा, अंबिका तुम भी आहूजा मेंशन चलो, क्योंकि आज मोम डे आने वाले हैं तो तुम उनसे भी मिल लेना। और आम अंबिका पर दी। माहिरा, पर वर कुछ नहीं, तुम चलो। अंबिका, ठीक है, मैं एक बार अदीप को कॉल कर बोल देती हूँ। ये कहकर उसने अदीप के फोन पर कॉल कर दिया, लेकिन उसका फोन बसी जा रहा था। माहिरा, क्या हुआ? अंबिका, उनका फोन बसी है। माहिरा, तुम चलो यार, मैं बाद में अदीप से बात कर लूंगी। अंबिका, 1 मिनट दी। उसने फिर से कॉल लगाया पर फोन अभी भी बसी था। अंबिका ने माहिरा को ओके कहा और शुभी दिव्या दूसरी गाड़ी से घर निकल गई और अंबिका माहिरा के साथ आहूजा मेंशन चली गई। उधर अदीप कॉल
कट होने के बाद बस अपने फोन की स्क्रीन को ही घूरे जा रहा था। फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसने फोन टेबल पर रखकर फिर से अपने काम में बसी हो गया। आहूजा मेंशन वैदेही जी, संजय जी और रीना जी से बात कर ही रही थी, तभी रियांश ने आकर उनके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वैदेही जी मुस्कुरा दी। फिर एक लेडी सर्वेंट को बुलाकर उसे कुछ समझाया और वो चली गई। तभी अंबिका की गाड़ी आहूजा मेंशन में एंटर हुई और एक साइड से माहिरा लवी के साथ गाड़ी से बाहर आई और दूसरी साइड से अंबिका आर्य के साथ। माहिरा अंबिका को पकड़कर मेंशन के मेन डोर पर आ गई। तभी वैदेही जी ने अंबिका को दरवाजे पर रोकते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, और माहिरा अंबिका से थोड़ा दूर हट गई। अंबिका ने वैदेही जी की तरफ देखा तो उनके पीछे रियांश और उसके मामाजी मामीजी भी खड़े थे। उनके इस तरह बोलने से उसने उदास होकर अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे लगा वैदेही जी 22 साल पहले हुई बातों को लेकर उससे नाराज है। तभी उन्होंने कहा, इस घर की बड़ी बहू पहली बार घर में आ रही है, वेलकम तो बनता है। अंबिका, आप मुझसे नाराज नहीं हो दादी? वो किस लिए? अंबिका, जो भी अधीप और रियांश के बीच दादी, वो उन दोनों भाइयों की बात है, इसमें तुम्हारी और बच्चों की क्या गलती? ये बोलकर दादी ने अंबिका के माथे पर कुमकुम लगाया और बच्चों के भी। फिर अंबिका को अंदर आने के लिए कहा। उसके पीछे माहिरा भी आ गई। अंबिका ने अंदर आकर दादी के पैर छुए और उसे देखकर बच्चों ने भी, तो दादी ने उसे दूधों हाव और पूतो फलों का आशीर्वाद दिया। आर्य और लवी नीचे ही झुके रहे। रियांश उन्हें देखकर, अब उठ जाओ आर्य, बड़ी दादी ने मम्मा को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और हमें कुछ नहीं। उनकी बातों पर सभी हंस दिए और दादी ने उन्हें भी दूधों नहाओ और फलों फूलों का आशीर्वाद दिया। जब अंबिका हॉल में आई तो मामी जी ने उसे तुरंत गले लगाया और बच्चे अपने नाना नानी को वहां देखकर खुश हो गए। अंबिका और माहिरा को दादी ने अपने साथ उसी सोफे पर बैठने को कहा जिस पर वो बैठी थी और रियांश वही एक सोफे पर बैठ गया। रीना जी और संजय जी को वैदेही जी का अंबिका की आरती कर गृह प्रवेश करना कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ पूछते उससे पहले वैदेही जी ने कहा, अब तो सभी आ गए हैं और मुझे आपसे कहना था कि अब हमें रियांश और माहिरा की शादी कर देनी चाहिए। अब तो अंबिका आ गई और उसकी शादी भी हो गई, तो आपका क्या कहना है? संजय जी, अब आपके होते हुए हम क्या कहे? आपने सोचा है तो ठीक है वैदेही जी, तो मैं पंडित जी को बुला लेती हूँ, शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। संजय जी, जी ठीक है। कुछ देर बाद पंडित जी आ जाते हैं और वैदेही जी को हाथ जोड़कर राधे राधे बोलते हैं। सामने से वैदेही जी भी उन्हें हाथ जोड़कर राधे राधे बोलती है और उन्हें माहिरा और रियांश की शादी की तारीख निकालने को बोलती है। पंडित जी उनकी कुंडली देखकर थोड़ा परेशान हो गए। वैदेही जी, क्या हुआ? पंडित जी, सब ठीक तो है? पंडित जी, सब ठीक है, लेकिन शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला है। वैदेही जी, अच्छी बात है, सब तैयारियां अच्छे से होगी। फिर संजय जी और रीना जी को देखकर, जी आपको तो कोई परेशानी नहीं है? संजय जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद संजय जी ने पंडित जी को दक्षिणा दी और पंडित जी चले गए। उनके जाने के बाद माहिरा अंबिका के साथ गार्डन में आ गई। वहां आकर अंबिका ने माहिरा को गले लगाकर कहा, फाइनली दी, मैं बहुत खुश हूं कि आप अब मेरी देवरानी बनोगे और मैं आपकी जेठानी। माहिरा, अच्छा, पर ये मत भूलो मैं तुम्हारी बड़ी बहन ही रहूंगी। अंबिका, हाँ वो तो मायके में, लेकिन ससुराल में मैं आपसे बड़ी, यानी आप को मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। माहिरा ओरियाली। अंबिका फिर से माहिरा को गले लगा कर दी, मैं बस मजाक कर रही थी माहिरा, पता है, लेकिन चाहे रियांश और अधीप में कितना भी झगड़ा हो, पर उनका झगड़ा कभी हमरे बीच नहीं आना चाहिए। अंबिका, हादी, और बहुत जल्द सब ठीक होगा। माहिरा, हाँ। तभी वहां दादी आ जाती है। फिर अपना गला साफ करते हुए हु उनके आवाज से दोनों ने उस तरफ देखा तो दादी खड़ी थी। दादी माहिरा को देखकर, क्या मैं अपनी बड़ी बहू से कुछ देर अकेले में बात कर सकती हूँ? माहिरा अंबिका से दूर होकर जी फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही दादी अंबिका से कुछ कहती, उससे पहले बच्चे वहां आ गए। दादी इससे पहले दादी अंबिका से कुछ कहती, उससे पहले बच्चे वहां आ गए। लवी ने अंबिका की तरफ देखकर पूछा, मम्मा वो जो अभी अंदर आए थे वो कौन थे? अंबिका कुछ कहती, लेकिन दादी ने कहा, बेटा वो पंडित जी थे। आर्य, वो क्या बोल रहे थे कि सब इतना खुश हो गए? दादी, उन्होंने आपके रियांश चाचू और माहिरा मासी की शादी के लिए डेट फिक्स की है। लवी, शादी क्या होती है? दादी कुछ सोचकर, जैसे तुम्हारे मम्मा और डैड ने की है और अब आपकी मम्मा आपके डैड के साथ रहती है। लवी, फिर बच्चे कहाँ है? दादी अब उसके सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। तभी अंबिका ने बात को संभालते हुए कहा, आपको पता है आज आपने चाचू का बर्थडे है,
क्या आपने उन्हें विश किया? आर्य और लवी नहीं अंबिका, तो जल्दी जाओ नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। ये सुनकर दोनों वहां से थोड़ा दूर खड़े रियांश और माहिरा के पास चले गए और दादी बस अंबिका को ही देख रही थी। अंबिका बच्चों के जाने के बाद दादी की तरफ मुड़ी, फिर दादी को देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। अंबिका उनके देखने के तरीके से समझ गई कि दादी उसे क्यों देख रही है, तो शर्म से उसके गाल लाल हो गए और दादी ने प्यार से उसका सिर सहलाया। फिर अंबिका ने खुद को नॉर्मल करके दादी से कहा, आपको मुझसे क्या बात करनी है दादी? मुझे तुम्हें किसी से मिलना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगी, अदीप से भी नहीं। अंबिका दादी को देखते हुए, अगर वो बात उनसे जुड़ी हो तब भी नहीं दादी। हाँ तब भी नहीं अंबिका, तो आप मुझे ये बात नहीं बताए दादी। क्यों अंबिका? क्योंकि जब आपको सच पता चलेगा तो आपको खुद में बहुत गिल्ट होगा, इसलिए दादी। कैसा सच अंबिका? वो जानने के लिए आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि ये बात आप किसी को नहीं कहोगी दादी। बहुत चालाक हो, तुमने मुझे मेरी ही बात में फंसा दिया। अब पता चला कि अदीप ने तुम्हें क्यों पसंद किया दादी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी अंबिका, तो पहले आप बताइए, तब मैं आपकी बात सुनकर सोचूंगी कि आपको वो बात बतानी है या नहीं दादी। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना होगा। ये बोल दादी उठकर आगे उन्हें जाता देख अंबिका भी उनके पीछे चल दी। दादी उसे उस रूम में ले आई जहां सोमित जी मशीनों से घिरे हुए बेड पर लेट हुए थे। अंबिका के अंदर आते ही दादी ने दरवाजा बंद कर लिया, फिर उसे सोमित जी को दिखाते हुए बोली, ये अदीप के डैड। अंबिका हैरानी से उन्हें देखते हुए, डैड जिंदा है? आपने अभी तक अदीप और दादाजी को सच क्यों नहीं बताया? दादी ने उसकी बात सुनकर उसे पूरी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर अंबिका और दादी दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे और सुस्से रहा नहीं गया। फिर उसने भी जो कुछ उसे पता था वो सब दादी को बता दिया, और ये भी कि अब तक अदीप रियांश से दूर क्यों है, जिसे जानकर दादी ने कहा, ये सब क्या हो गया? एक गलत फहमी ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। अंबिका, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप रियांश को जो कुछ मैंने आपको बताया है उसे नहीं बताएंगी। अदीप नहीं चाहते कि उनकी दुश्मनी कोई आपसे और रियांश से निकाले। थोड़ी देर बाद अंबिका सोमित जी के पैर छूकर दादी के साथ बाहर आ गई, लेकिन मशीनों की वजह से उन्हें नहीं दिखा कि सोमित जी की पलकें गली थी। रूम से बाहर आकर अंबिका ने दादी से जाने के लिए कहा, तभी रियांश अंदर आते हुए कहा, जाना है अंबिका घर? और कहा, रियांश घर जाकर तैयार होगी, फिर यही आओगी? तो यही आराम से तैयार होना माहिरा के साथ। मैंने तुम दोनों के लिए डिजाइनर से ड्रेस मंगवा ली है अंबिका, लेकिन मैं घर नहीं गई तो अदीप गुस्सा होंगे। मैंने उन्हें बताया नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। रियांश वो कुछ नहीं बोलेगा। अंबिका कुछ बोलती तभी माहिरा ने कहा, जो रियांश के पीछे ही खड़ी थी, उसकी चिंता तुम मत करो। रियांश ने अदीप से बात कर ली। अंबिका हैरानी से, रियांश ने? पर कब? माहिरा, याद है मॉल के बाहर जब दोपहर में तुम अदीप को कॉल कर रही थी? अंबिका, हाँ, लेकिन कॉल बसी था। माहिरा, हाँ, तभी रियांश अदीप से बात कर रहा था। अंबिका रियांश पर शक करते हुए, सच में तुमने अपने भाई से पूछा? रियांश मुस्कुराकर अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखकर अंबिका को ऐसे देखने लगा जैसे उसने सच में कोई शरारत की हो। अंबिका, अब बता भी दो कि ऐसा क्या कहा तुमने अपने भाई से? फ्लैशबैक। रियांश अपना फोन हाथ में पकड़े सोचने लगा, क्या अदीप को कॉल करना ठीक है या नहीं? तभी दादी उसे देख कर, क्या सोच रहे हो रियांश? दादी, क्या वो अंबिका को यहाँ आने देगा? दादी, पहले तो अंबिका अब तुम्हारी दोस्त नहीं, रिश्ते से तुम्हारी भाभी है, तो अब उसे नाम से बुलाना बंद करो। और जब तक कॉल नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि अदीप अंबिका को आने देगा या नहीं? बिना जाने उसके लिए कुछ भी मत सोचो। रियांश, दादी आप कुछ ज्यादा ही उसकी साइड नहीं ले रही? दादी ने उसे घूर कर देखा। रियांश, अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मैं उसे सामने से भाई नहीं बोलूंगा। ये बोलकर रियांश ने कॉल लगा दिया। जब दादी ने उसकी फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो मुस्कुरा दी। जब रियांश को समझ आया तो उसने हड़बड़ा कर अपना फोन थोड़ा तिरछा कर लिया, क्योंकि उस पर अदीप के नाम की जगह माय फेवरेट लिखा था और अदीप के साथ रियांश की बचपन वाली भी फ्लैश हो रही थी। रियांश ने अदीप को कॉल लगाया और रिंग जाने लगी। कॉल कट गया। उसने फिर से ट्राई किया, अब भी रिंग जा रही थी, पर जैसे ही रियांश कॉल कट करने को हुआ उधर से कॉल रिसीव हुआ। अदीप ने हेलो कहा। रियांश, वो माहिरा आज अंबिका और बच्चों को आहूजा मेंशन लाने वाली है, तो मैंने तुम्हें यही बताने के लिए ही कॉल किया था। ये बोलकर जैसे ही उसने अपने कान से फोन हटाया तभी अदीप ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस खुशी में माहिरा मेरी वाइफ और बच्चों को वहाँ ले जा रही है? रियांश, मेरा बर्थडे है
और आज माहिरा के मोम डेट भी आ रही है। अदीप बर्थडे तुम्हारा है तो उसमें मेरी वाइफ क्यों आएगी? अब रियांश को भी गुस्सा आ गया और उसने थोड़ा तेज आवाज में अदीप से कहा, एक्सक्यूज मी, ये मत भूलो कि अंबिका मेरी भाभी है और आज पंडित जी मेरी और माहिरा की शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं, तो मेरी भाभी का वहां होना जरूरी है और मैं देखता हूं कि मेरी भाभी को यहां आने से कौन रोकेगा। ये कहकर रियांश ने कॉल कट कर दिया और दादी, उसे देखकर तुमने उसे सच बता दिया, अच्छा किया। प्रेजेंट अंबिका और माहिरा रियांश को हैरानी से देखने लगी और रियांश ने अपनी नजरें नीची कर अंबिका से मैंने ये कहा। उसे देखकर अंबिका को थोड़ी हंसी आ गई और एक सर्वेंट सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। सभी ने मिलकर नाश्ता किया और बैठकर बातें करने लगे। उसके आधे घंटे बाद ही जो डिजाइनर रियांश ने बुलवाई थी वो अपनी 2 असिस्टेंट के साथ आ गई और उसने हॉल में ही अपनी असिस्टेंट से कहकर सभी ड्रेसेस हैंगर में लगवा दिए। फिर एक एक कर उन्हें ड्रेस दिखाने को कहा। वहां तकरीबन 40-50 ड्रेस थी जिनमें से उन्हें अपने लिए ड्रेस पसंद करनी थी। सभी ड्रेस बहुत खूबसूरत थी। ये वही डिजाइनर थी जिसकी ड्रेस अदीप ने अंबिका के लिए ली थी और इसकी हर ड्रेस अलग होती है क्योंकि ये उसका सिर्फ एक ही पीस बनाती है, तो दूसरा मिलना मुश्किल है। माहिरा और अंबिका अपने लिए ड्रेस पसंद करने लगी लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर रियांश ने दोनों से कहा कि दोनों जो ड्रेस उन्हें पसंद है उसे ट्राई करके देखे। फिर किया था शुरू हो गया दोनों का रैंप वालक। दोनों ड्रेस लेकर 2 अलग रूम में जाकर चेंज करती और बाहर आती। कोई ड्रेस रियांश को पसंद नहीं आता तो कोई दादी को, किसी को बच्चे मना करते। इन सब से माहिरा ने खींच कर कहा, अब ये लास्ट है। हम दोनों ने पूरे 22 ड्रेसेस ट्राई किए अंबिका, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। अगर अब भी किसी को पसंद नहीं आया तो मैं कोई भी सिंपल सी साड़ी पहन लूंगी। रियांश, ओके, मैं इस बार दोनों को देखकर ड्रेस दूंगा। तभी बच्चे, चाचू आप नहीं, इस बार मासी और मम्मा को ड्रेस हम देंगे। ये बोलकर बच्चे आगे आए और लवी ने सभी ड्रेस में से एक लाइट पिंक गाउन निकालकर अंबिका को दिया। वही आर्य ने एक रेड गाउन निकला जो 2 ड्रेस छोड़कर हैंगर पर टंगा हुआ था, उसने उसे माहिरा को दिया। फिर दोनों ने एक साथ कहा, अब चेंज करो। वो दोनों गाउन सभी को पसंद आए, कलर से भी और डिजाइन से भी। दोनों बहनें उन्हें पहनकर जब बाहर आई तो सब उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। साथ ही जितने भी डेकोरेटर, सर्वेंट और डिजाइनर के साथ उसकी असिस्टेंट भी उन दोनों को देखने लगी। उन्हें देखकर रियांश का असिस्टेंट रुद्र, जो कब से उनके बगल में खड़ा होकर सभी का ड्रेस रिजेक्शन देख रहा था, वो अचानक से बोला, परफेक्ट है ना सर? उसकी बात सुनकर रियांश उसे घूरकर देखने लगा। रियांश को खुद की तरफ घूरता देख रुद्र हड़बड़ा गया और उसने जल्दी से कहा, सॉरी सर, वो गलती से बोल दिया। बेशक चाहे रुद्र ने गलती से बोला हो, लेकिन था तो सच। दोनों के ऊपर वो गाउन बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों ने जाकर चेंज किया और डिजाइनर ने ड्रेस के साथ की हिल्स भी निकालने को कहा। असिस्टेंट ने हिल्स निकली तो रियांश को गाउन के हिसाब से वो कुछ खास नहीं लगी, तो बच्चों ने मना कर दिया और सिर्फ ड्रेस के लिए बोला। अंबिका और माहिरा ड्रेस लेकर बाहर आई और असिस्टेंट ने दोनों ड्रेस को फोल्ड करके बैग में पैक कर दिया। फिर एक सर्वेंट ने दोनों ड्रेस ले जाकर उस रूम में रख दिए जहां दोनों बहनें तैयार होने वाली थी। लेकिन अंबिका को बच्चों के ड्रेस पसंद करने वाली बात हजम नहीं हुई, पर उसने बच्चों से कुछ नहीं कहा और अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगी। तो आर्य ने उसे कहा, ये रहा मम्मा आपका फोन, और उसे फोन दे दिया। अंबिका अपना फोन लेकर गार्डन में आ गई। फिर उसने उसमें अदीप का नंबर निकाल कर अदीप को कॉल कर दिया। इस बार 2 रिंग में ही कॉल पिक हो गई। उधर से अदीप, हाँ बोलो, वाईफाई कैसे याद किया मुझे? अंबिका, मैंने आपको दोपहर में 2 बार कॉल किया लेकिन आपने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। अदीप, मुझे क्या जरूरत थी रिस्पॉन्स करने की जब आपके देवर ने मुझे सॉलिड वाली धमकी जो दी थी? अदीप, तो आपको हंसी आ रही है? कोई नहीं, इसका बदला लिया जाएगा। अंबिका, क्या बदला लेंगे आप इसका? अदीप, जब आओगी तो पता चल जाएगा। अंबिका, आपको रियांश की बातों का बुरा लगा? अदीप, नहीं बल्कि अच्छा लगा। आज उसने पूरे हक से मुझे धमकी देकर तुम्हें बुलाया। अंबिका, मुझे ड्रेस पसंद आया और दी को भी। अदीप, तुम्हें कैसे पता कि वो मैंने पसंद किए थे? अंबिका, अब तक आपको इतना तो समझ ही गई हूँ। अदीप, पहले मुझे तुम्हारे लिए रेड गाउन पसंद आया था, लेकिन फिर सोचा आज रात पार्टी में माहिरा और रियांश की शादी का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो ये उसके लिए स्पेशल है, इसीलिए रेड उसके लिए और पिंक तुम्हारे लिए। और हाँ, लवी आर्य के ड्रेस के साथ तुम्हारे और माहिरा के ड्रेस से मैचिंग हिल्स भिजवा दी है। अंबिका, आप नहीं आओगे?
अदीप नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। और दादी कैसी है? अंबिका बहुत अच्छी। अदीप मुस्कुरा दिया। फिर अंबिका को, अब तुम जाकर तैयार हो जाओ। अंबिका हाँ बोलती है। अदीप आई लव यू जान। अंबिका लव यू टू। और उसने कॉल कट किया और पीछे घूमी। उसके पीछे माहिरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने अंबिका को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, बड़ा लव यू सोव यू हो रहा था। अंबिका दी, आप भी न माहिरा हूँ, एक ही दिन की तो बात है। रोज दोनों पूरा दिन ऑफिस में साथ ही गुजारते हो, फिर घर साथ आते हो और रात को एक बेडरूम में सोते हो, तो क्या एक दिन दूर नहीं रह सकते? अंबिका अचानक घूम गई और माहिरा चलते हुए उससे टकरा गई। अंबिका हाँ, नहीं रह सकते दूर, बिकॉज आई लव हडी। माहिरा खुश होकर अंबिका को गले लगाते हुए, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा ये प्यार ऐसे ही बना रहे अंबिका, और आपका भी। दी दोनों बहनें हंसकर अंदर चली गई, जहां हॉल में उन्हें सुसान दिखी। अंबिका को देखकर वह सोफे से उठी और उसने अंबिका को ग्रीट करते हुए गुड इवनिंग मैम कहा। जवाब में अंबिका ने भी अपना सिर हिलाया। सुसान ने अपना हाथ अपने साथ लाए सामान की तरफ दिखाते हुए कहा, मैम ये सर ने भेजा है। फिर अपने बगल में खड़ी लड़की की तरफ इशारा करके कहा, ये मेकअप आर्टिस्ट भी सर ने आपके और माहिरा मैम के लिए भेजी है। अंबिका ने ओके कहकर उसे सारा सामान उसी रूम में रखने को बोल दिया जहां वो तैयार होने वाली थी, और उसके साथ ही वो मेकअप आर्टिस्ट भी अपनी असिस्टेंट को लेकर उस रूम में चली गई। उनके पीछे अंबिका माहिरा और लवी के साथ अंदर आ गई और उस सामान में आर्य का ड्रेस ढूंढने लगी। सुसान ने उसे ड्रेस दिया और वो माहिरा को पहले तैयार होने के लिए बोलकर बाहर चली गई और किसी से टकरा गई, लेकिन उसके गिरने से पहले ही अभिषेक ने उसे पकड़ लिया और उसे सीधा खड़ा करके कहा, क्या यार हमेशा गिरती पड़ती रहती हो? वो तो शुक्र मनाओ, मैं हमेशा वक्त पर पहुंच जाता हूँ तुम्हें बचाने। अंबिका, मैं गिरती पड़ती रहती हूँ। अभिषेक हाँ, कॉलेज के पहले दिन अपने पति में घुस गई और वो तुम्हें थप्पड़ मारने वाला था, और मैंने तुम्हें वक्त टैलेंटेड लोगों की किसी को कोई कदर नहीं है। तभी रियांश आते हुए, यहाँ किस में टैलेंट है? रियांश अंबिका की तरफ देखकर, मुझे तो नहीं दिख रहा भाभी, आपको दिखा क्या? रियांश के अंबिका को भाभी बोलने से अभिषेक हैरान होकर, क्या कहा तूने भाभी? रियांश तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने तुझे भाभी बोला हो? अभिषेक नहीं यार, मैंने तुझे अंबिका को पहली बार भाभी बोलते हुए सुना, बस इस लिए बोल दिया। अंबिका, हो गई तुम दोनों की बातें। रियांश, कुछ काम है? अंबिका हाँ, ये आर्य की ड्रेस है, उसे चेंज करवानी थी, वो कहा है। रियांश, ड्रेस लेकर ये मुझे दो और आप जाकर तैयार हो जाओ, मैं उसे पहना दूंगा। ओके, ये बोल कर रियांश अभिषेक के साथ वहां से चला गया। उनके जाते ही अंबिका भी रूम में वापस आकर लवी का ड्रेस निकालकर उसे तैयार करने लगी। उधर रायचंद मेंशन में महिमा शमिता के रूम में उसके साथ काउच पर बैठी बातें कर रही थी। शमिता, फाइनली अब मैं उस दो कौड़ी की लड़की अंबिका को उसकी औकात दिखाऊंगी। महिमा, हाँ आज वक्त आ ही गया। शमिता, हाँ मैं तो कब से इंतजार कर रही थी ऐसे ही किसी मौके का, और आज फाइनली हमें वो मौका मिल ही गया, और वो सोच भी नहीं सकती हमारा प्लान क्या है। महिमा, तुमने रोनी को तो बुला लिया न? शमिता, हाँ पहले वो डर रहा था अगर अदीप को पता चल गया तो, फिर मैंने उसे समझाया कि ये रियांश आहूजा की पार्टी है और यहाँ अदीप चाहकर भी नहीं आ सकता। महिमा, लेकिन रोनी को हम अंदर कैसे ले जाएंगे? शमिता, डोंट वरी बेब, मैं उसे अपना यूके से आया हुआ फ्रेंड बताऊंगी और कहूंगी कि वो इंडिया के बारे में रिसर्च कर रहा है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। महिमा, अच्छा प्लान है। शमिता, और तुम्हारा वो बिगड़ा हुआ भाई कहाँ है? वो नहीं आया अब तक। महिमा, भाई भी आते ही होगे, मैं भाई के साथ ही आऊंगी। शमिता, ये ठीक है, मैं माया को और तुम कावेरी को साथ ले आना। महिमा, ठीक है, अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं। ये बोलकर दोनों अपनी अपनी ड्रेस लेकर तैयार होने चली गई, और महिमा इस बात से बेखबर कि अयान की फ्लाइट भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी है। अयान ने मान्या के साथ एयरपोर्ट से बाहर आकर देखा तो वहां रुद्र पहले ही कार के साथ खड़ा था, जो अयान को देख उसकी तरफ चलकर आया। अयान ने रुद्र से हाथ मिलाया और रुद्र ने अयान से उसका, फिर मान्या का बैग लेकर गाड़ी की डिक्की में रख दिया, और अयान रुद्र के साथ आगे ही बैठ गया और मान्या पीछे। अयान ने एक नज़र अपनी कलाई पर बंदी हाथ घड़ी में टाइम देखा जो शाम के 6 बजा रही थी। रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की, फिर वो लोग वहां से निकल गए। उधर सिंघानिया मेंशन में अदीप अपनी कार से निकलकर अंदर हॉल में आया, लेकिन हॉल में उसे कोई नहीं मिला। फिर वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर अपने रूम में आया, जहां उसने अपना जैकेट बेड पर रख कर खुद फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद अदीप बाथरूम से बाहर आया और अपना लैपटॉप लेकर काउच पर बैठकर अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद अदीप नीचे हॉल में आकर हॉल में लगे
सोफे पर बैठ गया और फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगा। कुछ ही देर में वहां अमन, कार्तिक, राज भी आ गए। शिवेन जो अंदर अपने रूम में था वो भी बाहर ही आ रहा था। दिव्या और सुभी अपने रूम में तैयार हो रही थी। अमन ने आकर अदीप से पूछा, तुझे नहीं चलना? अदीप, नहीं, तुम लोग जाओ, ये बोल कर वो फिर से अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में दिव्या और सुभी भी तैयार होकर बाहर आ गई। राज की नज़र जब दिव्या पर गई तो उसे देखकर इसने अचानक से कहा, WW। उसका वाव सुनकर अदीप, अमन, शिवेन और कार्तिक राज को देखने लगे। अदीप उसका खुला हुआ मुंह देखकर, अबे ओए, अपना मुंह बंद कर। राज का मुंह बंद होता उससे पहले अदीप की नज़र अमन पर गई, जिसका हाल भी कुछ राज जैसा ही था। वो भी अपना मुंह खोले अदीप के पीछे ही देख रहा था। जब अदीप ने अपने पीछे देखा तो वहां सुभी खड़ी हुई थी। उसने आज सिंपल सी लाइट पिंक और ब्लैक के कॉम्बिनेशन की शिमर वाली साड़ी पहनी हुई थी और वही दिव्या ने लाइट ब्लू कलर का एक खूबसूरत सा गाउन, जिन्हें देखकर राज और अमन दोनों का मुंह खुला रह गया। और अदीप ने उन्हें देखकर कहा, अबे मुंह बंद करो, दोनों दरिंदे लग रहे हो, लड़कियां डर जाएगी। ये सुनकर दोनों ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। राज दिव्या की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन दिव्या उसकी उस दिन की हुई हरकत से अभी भी नाराज थी। दिव्या ने राज को देखकर अपना मुंह बनाया और सुभी का हाथ पकड़कर बोली, चलो सुभी, मैंने ड्राइवर बुला लिया है और हमें किसी के साथ नहीं जाना, हम मेरी गाड़ी से जाएंगे। ये बोलकर वो सुभी को भी अपने साथ ले गई। राज और अमन बस उन्हें जाता हुआ देखते रहे। जब वो चली गई तब कार्तिक ने कहा, भाई दिव्या इस तरह खुद की गाड़ी से क्यों गई? उसे तो राज के साथ जाना चाहिए था। शिवेन और क्या करेगी वो इसके साथ जाकर? कार्तिक, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शिवेन राज को घूरते हुए, इसने उस दिन जो उस बेचारी की कमर तोड़ी थी न, उसके लिए इसने अभी तक उसे सॉरी भी नहीं कहा। अमन राज को घूरते हुए, और इसकी वजह से इसकी वाली मेरी को भी ले गई। अदीप, अब रोना बंद करो और जल्दी से उनके पीछे जाओ, नहीं तो वो दोनों बीच सड़क पर खड़ी होंगी। अमन, मतलब अदीप, वो बाद में समझना। और अब दोनों खाली हाथ मेंशन में घुसे तो मैं तुम्हें मेंशन तो क्या ऑफिस के आसपास भी नहीं फटकने नहीं दूंगा। ये बोलकर दोनों की तरफ दो की उछाल दी और वो जल्दी से बाहर आ गए। तो बाहर अदीप की एक लैम्बोर्गिनी और दूसरी एक स्पोर्ट कार खड़ी थी। दोनों ने की देखी। राज स्पोर्ट कार में बैठा और अमन लैम्बोर्गिनी लेकर निकल गया। किसी तीसरे के लिए उन दोनों कारों में ही जगह नहीं थी। दोनों कारें मेंशन से बाहर निकल गई। वो दोनों कुछ 2 किलोमीटर ही चले होंगे कि तभी आगे चल रहे अमन ने अपनी गाड़ी रोकी। उसे रुकता देख उसके पीछे चल रहे राज ने भी अपनी गाड़ी रोकी और उसकी नज़र वहां खड़ी सुभी पर गई, जिससे अमन बात कर रहा थी, लेकिन उसे दिव्या कहीं नहीं दिख रही थी। उसने इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई तो दिव्या गाड़ी में ही बैठी हुई थी। तभी सुभी ने दिव्या के पास जाकर कुछ कहा और दिव्या ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, दूसरी गाड़ी नहीं ला सकते थे? फिर सुभी अमन के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई और अमन उसे लेकर चला गया। अब वहां दिव्या, राज और ड्राइवर ही थे। गाड़ी ठीक होने में टाइम लगना था, ऊपर से वो रास्ता सुनसान था, तो मजबूरन दिव्या को राज के साथ बैठना पड़ा। उसके बैठते ही राज जैसे ही दिव्या से कुछ कहने को हुआ तो दिव्या ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, खबरदार, जो मुझे छुआ या कुछ बोला तो मैं तुम्हारे साथ जाने से अच्छा पैदल जाना पसंद करूंगी। उसकी धमकी सुनकर राज चुप होकर अपनी सीट पर बैठ गया और दिव्या उसकी ये हरकत देख हैरान रह गई। फिर मन में बोली, कैसे लड़के से प्यार कर लिया तूने? ये तो एक बार बोलने से ही चुप हो गया, दोबारा मनाया भी नहीं और खींच कर बोली, अब चलोगे या यही रहने का मन है? अब चलोगे या यही रहने का मन है? उसके कहने के साथ ही राज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उधर उस टूटी हुई बिल्डिंग के बाहर सतीश कार की ड्राइविंग सीट पर और उनकी बगल में वैशाली बैठी हुई थी। तभी उनके बॉस बिल्डिंग से बाहर निकलकर गाड़ी में आकर बैठे। उन लोग की कार भी आहूजा मेंशन की तरफ चल दी। सिंघानिया मेंशन सभी के जाने के बाद अदीप फिर से अपने काम में लग गया। तभी दादाजी अपने रूम से तैयार होकर बाहर हॉल में आए। उनके पीछे रविश दादाजी भी तैयार खड़े थे। दोनों को ऐसे देखकर अदीप ने अपने दादाजी की तरफ देखकर पूछा, आप दोनों किसी पार्टी में जा रहे हैं? दादाजी, हाँ, क्यों, तुम नहीं चलोगे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में? अदीप न समझी से, कौन सा दोस्त? दादाजी, मजाक छोड़ो अदीप, तुम जानते हो आज रियांश आहूजा की बर्थडे पार्टी है। अदीप को पता था आज रियांश की बर्थडे पार्टी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने दादाजी को भी इनविटेशन कार्ड भेजा होगा। अदीप, कुछ सोचकर आप चलिए, मैं तैयार होकर पहुंच जाऊंगा।
दादाजी ये हुई न बात, ये बोलकर दोनों दादाजी अपनी गाड़ी में बैठ कर चले गए और अदीप ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बिचकर बोला, मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। वो समझ गया कि वैदेही जी और रियांश क्या करने की सोच रहे हैं। उसने उसी गुस्से में कहा, मैं भी देखता हूँ आप दोनों किस हद तक गिरते हो। ये बोल वो अपने रूम में आकर अपने कबर्ड से कपड़े निकालने लगा और उसने एक ब्लैक टक्सिडो निकला जिसकी शर्ट पिंक थी, जो अंबिका की ड्रेस से मैच कर रही थी। उसने कपड़े निकाल कर बेड पर रखे और खुद बाथरूम में जाकर शॉवर लेकर कुछ ही देर में बाहर आ गया और तैयार होने के बाद नीचे आकर अपनी गाड़ी से आहूजा मेंशन के लिए निकल गया। उधर सभी इस बात से अनजान कि जिस बेफिक्री से वो सभी अपने प्लान को अंजाम देने वाले हैं थे, वो पल भर में मिट्टी में मिलने वाले हैं। अयान और मान्या हॉल में बैठे हुए थे और उनके सामने दूसरे सोफे पर दादी बैठी हुई थी। मान्या ने अयान के कान में धीरे से कहा, भाई मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है तो मैं कहा जाओ तैयार होने। अयान कुछ कहता तभी दादी ने किसी को आवाज लगाई। तभी किचन से एक लेडी सर्वेंट निकल कर आई। उसने दादी के सामने आते ही सिर झुकाकर कहा, यस मैम। दादी ने मान्या की तरफ इशारा करके कहा, इन्हें माहिरा और अंबिका मैम जिस रूम में तैयार हो रही है वहां ले जाओ। उस सर्वेंट ने यस बोलकर मान्या को अपने साथ चलने के लिए कहा और उसे रूम के बाहर ले गई और फिर डोर नॉक किया तो दरवाजा अंबिका ने ही खोला। मान्या अंबिका को देख खुशी से उसके गले लग, अंबिका भी उसे वहां देख उतना ही खुश हुई। तभी मान्या की नजर अंबिका के पीछे चेयर पर बैठी पहले माहिरा फिर लवी पर गई, जिसने पिंक कलर का बहुत ही खूबसूरत गाउन जिसमें गोल्डन रोजेस का वॉक और उसके बीच में रेड और पिंक के कॉम्बिनेशन के साथ डायमंड लगे हुए थे। लवी के बाल भी अंबिका की ही तरह लंबे थे तो मेकअप आर्टिस्ट ने उसके बालों को कर्ली कर खुला छोड़ दिया, जिसमें लवी बहुत प्यारी लग रही थी। और मान्या ने उसे देखकर कहा, बेब आज तो पार्टी में बिजली गिरने वाली है। जब लवी की एंट्री करेगी मान्या की बात पर लवी ने शर्मा कर अपने हाथों से अपना फेस कवर कर लिया तो मान्या ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओए होए हमारी प्रिंसेस को शर्म आ रही है। उसकी बात पर अंबिका माहिरा के साथ मेकअप आर्टिस्ट के साथ उसकी असिस्टेंट भी हंसने लगी। माहिरा तैयार हो चुकी थी और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठकर पीछे दूसरी चेयर पर बैठ गई। तभी रूम का डोर नॉक हुआ और मान्या ने डोर ओपन किया तो सुसान उसका बैग लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मान्या को उसका बैग दिया और अंबिका ने सुसान से माहिरा को उसके हिल्स निकाल कर देने के लिए कहा। सुसान ने माहिरा को उसकी हिल्स निकाल कर दी, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो पूरी सैंडल शीशे से बनी है और उस रेड सैंडल में गोल्डन और वाइट डायमंड लगे हुए थे। वही अंबिका की सैंडल आगे पिंक से पिंक और उसकी हिल स्काई थी और उसमें ड्रेस की तरह कॉपर वॉक में स्काई ब्लू डायमंड लगे हुए थे। माहिरा ने अपनी सैंडल को देख खुश होकर कहा, वाओ अदीप की चॉइस वाकई बहुत अच्छी है। मान्या अंबिका को दिखाते हुए, तुम्हें अपनी बहन को देखकर नहीं लगा था। माहिरा मुस्कुरा दी और मान्या अपना ड्रेस लेकर बाथरूम में आ गई तैयार होने के लिए। कुछ ही देर में अंबिका भी तैयार हो गई। मेकअप आर्टिस्ट ने इस बार अंबिका के बालों को बड़ी ही खूबसूरत स्टाइल में आधे बालों को बन बनाकर बाकी को खुला छोड़ दिया। अंबिका ने चेयर से उठकर अपनी हिल्स पहनी। सभी ने अंबिका को देखा तो अंबिका आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब माहिरा, अंबिका, लवी और मान्या तैयार होकर बाहर आए तो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे अयान, रियांश, आर्य और अभिषेक के साथ हॉल में बैठी दादी रीना जी, संजय जी के साथ बाहर से आ रही दिव्या, राज, शुभी, अमन और शिवेन की नजरें बस सामने से आती उन तीन प्रिंसेस पर थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आज धरती पर इंद्रलोक की अप्सराएं उतर आई हो। इस से पहले कोई कुछ बोलता दादी उठकर उन तीनों के पास आई। मान्या थोड़ा पीछे हो गई और दादी ने अपनी आंख से काजल निकालकर अंबिका और माहिरा को कान के पीछे लगाते हुए कहा, आज तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। तभी लवी ने कहा, बड़ी दादी आपने मुझे तो बोला ही नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। उसकी बात सुनकर आर्य ने कहा, बड़ी दादी कोई जरूरत नहीं है इसे काजल का टिका लगाने की। लवी आप को क्या है, भीयू टिका मुझे लगेगा, आपको नहीं। आर्य ठीक है, जरा अपनी नजरें घुमाकर देखो यहाँ कितने लोग हैं। लवी सबको देखते हुए, बहुत सारे। आर्य जिस हिसाब से सब हमें प्यार करते हैं न उससे पूरी काजल की डिब्बी खत्म हो जाएगी। सभी आर्य की बातों पर हंस दिए और रियांश ने लवी को गोद में उठाकर कहा, बच्चा आप बहुत प्यारी लग रही हो। भीयू आपके साथ बस मजाक कर रहे थे। और दादी ने अपनी दूसरी आंख से काजल निकालकर लवी को कान के पीछे लगाकर उसके फॉरहेड पर किस कर बोली, आप यहाँ सबसे खूबसूरत लग रही हो अपनी मम्मा और मस्सी से भी ज्यादा। आप हमारी रियल प्रिंसेस हो। दादी की बातों पर
लवी खुश हो गई और आर्य ने लवी को नीचे उतारने के लिए बोला तो रियांश ने उसे नीचे उतार दिया और आर्य ने उसे गले लगाकर कहा, तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज क्यों हो जाती हो, सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं लवी, आप भी भीयू। आर्य उसे परेशान करते हुए, मैं सब की बात कर रहा था। ये बोलकर आर्य बाहर की तरफ चल दिया और जो लोग दरवाजे पर खड़े थे वो भी बाहर निकल गए। उसके पीछे सभी चल दिए सिर्फ दादी को छोड़कर। जब सभी बाहर आए तो मेहमान आना शुरू हो चुके थे। रियांश माहिरा का हाथ पकड़कर उसे सभी गेस्ट से मिलवा रहा था। वही बच्चे अयान और बाकी सब के साथ थे। धीरे धीरे गेस्ट बढ़ने लगे। तभी पार्किंग में 2 गाड़ियां आकर रुकी। एक में से शमिता रोनी और माया के साथ अंदर आ गई और दूसरी में से महिमा अपने भाई और कावेरी के साथ। रियांश का बस चलता तो वो शमिता को कभी इनवाइट नहीं करता, लेकिन बिजनेस रिलेशन होने के वजह से उसे रायचंद और सिन्हा फैमिली को भी इनवाइट करना पड़ा। रियांश माहिरा के साथ सभी गेस्ट से मिल रहा था और बाकी सब एक ही जगह खड़े होकर बातें कर रहे थे। अयान और अंबिका दोनों एक दूसरे के साथ उनसे थोड़ा बातें करने में बसी थे। महिमा अपने भाई और कावेरी के साथ अंदर आई। उसके पीछे शमिता रोनी और माया के साथ आ रही थी। जैसे ही वो दोनों पार्टी में आई तो माया और शमिता को देखकर सभी का मुंह बन गया। जब शमिता ने देखा कि कैसे वहां खड़े अमन, शिवेन, राज, दिव्या और बाकी सब ने उसे देखकर अपना मुंह बना लिया तो उसे उन सभी पर गुस्सा आया और इंसल्टिंग भी फील हुआ। वही माया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका ध्यान तो बस अभिषेक पर था जो बस अपना सिर नीचे किए चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक खूबसूरत सी लड़की ने आकर अभिषेक के कंधे पर हाथ रखा और उसे बड़े प्यार से पूछा, आप ठीक तो है? अभिषेक ने उसकी बात पर अपना सिर हाँ में हिला दिया। माया दूर थी इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन दोनों के बात करने के तरीके से उसे समझ आ गया कि दोनों क्या बात कर रहे होंगे। तभी उस लड़की ने अभिषेक की तरफ एक ग्लास जूस का बढ़ा दिया और अभिषेक ने उससे वो ग्लास ले लिया। ये देखकर माया बुरी तरह जल भून गई और वहां से अपने पैर पटकते हुए चली गई। उसे ऐसे जाता देख राज ने बाकी सब से कहा, इसे क्या हुआ? ये तो ऐसे गई है जैसे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज किसी ने इससे छीन ली हो। तो सारांश ने उसे पीछे बैठे अभिषेक की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखने के बाद किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। सभी ने पीछे देखा तो मान्या और अभिषेक दोनों साथ बैठे थे और मान्या अभिषेक की कुछ ज्यादा ही केयर कर रही थी। जब सभी उन्हें देख रहे थे तब अभिषेक ने भी उन्हें देखा और वो समझ गया कि इन सभी के मन में मान्या और उसे लेकर डाउट है। उसने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, ऐसा वैसा कुछ भी सोचने से पहले सुनो, मान्या सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है बस, और कुछ नहीं। हम दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। ये सुनकर सभी हैरान थे। अभिषेक ने बोलना जारी रखा, मैं जब 2 साल पहले अंकल के काम से मनाली गया था तब मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और रात भी बहुत हो चुकी थी। तब मैंने किसी से लिफ्ट मांगने का सोचा और सामने से आ रही कार को हाथ दिखाकर रोकने लगा। तब मैं मान्या से मिला था और उसने ही मुझे होटल तक लिफ्ट दी। उसने मैकेनिक को भी बुलाकर मेरी कार ठीक करवाई, लेकिन दूसरे दिन मैंने मैकेनिक से कार होटल लाने को कहा तो मेरी कार मैकेनिक ने देने से ये कहकर मना कर दिया कि वो कार मैडम की परमिशन के बिना वो गाड़ी नहीं देंगे। और मैंने मैकेनिक से मान्या को कॉल कर बुलाने को कहा, तब उसने मान्या को कॉल कर बुलाया और दूसरे दिन मान्या ने मेरी कार मुझ तक पहुंचाई और अब हम दोस्त हैं। ये सुनकर सभी ऐसे पलट गए जैसे अभिषेक ने अभी कोई घटिया सा जोक मारा हो। शिवेन गर्लफ्रेंड बनाता तो समझते भी दोस्त बनाकर ऐसे बता रहा है जैसे कोई मेडल जीता हो। दिव्या राज को तना मारते हुए, ओ हेलो, कम से कम मेरे भाई ने दूसरी बार मिलने पर दोस्त तो बनाया और तुम्हारा दोस्त तो पिछले 8 साल में मुझे प्रपोज भी नहीं सका। और जब मैंने उसकी फीलिंग्स को समझते हुए उसे एक्सेप्ट कर हाँ बोल दिया तो उसे रोमांस करना नहीं आता। उस दिन इन जनाब का रोमांस जागा भी तो मुझे फ्लोर पर गिराकर मेरी कमर तोड़ दी। ये बोलकर दिव्या शुभी और महक को लेकर दूसरी टेबल पर चली गई। उसे जाता देख अमन, यार राज, ये तेरी वाली का प्रॉब्लम क्या है? बात बात पार मेरी वाली को लेकर चली जाती है। शिवेन और इस बार मेरी को भी ले गई। फिर शिवेन राज को घूरते हुए, ये सब इसकी वजह से हुआ है राज। अब मैंने क्या किया? शिवेन, तुझे रोमांस नहीं आता? राज, हूँ वो किसे नहीं आता? शिवेन, तो फिर दिव्या के आते ही सो जाता है क्या? राज, मुझे डर लगता था कि अगर मैंने इसे कुछ किया तो ये गुस्सा होगी। अमन शिवेन से, अबे छोड़ यार, और दिव्या की तरफ देख कर, दिव्या तुम कोई दूसरा ढूंढ लो। राज, तुम लोग कैसे दोस्त हो यार? तुम लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के नाम कर दी। सारांश, अबे ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो
किसी और के नाम हो जाएगी, गर्लफ्रेंड है, अगर प्यार से नहीं रखोगे तो किसी और के पास चली जाएगी। राज अब क्या करूं? सारांश उसे मना रेस्टोरेंट ले जा, एक रोमांटिक डिनर पे गिफ्ट दे। राज अभी अमन सारांश से अरे यार तू क्या समझा रहा है, इसे ये वो घोड़ा है जो घास खाता नहीं है, उससे दोस्ती करता है। राज नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं खाता भी हूँ। कार्तिक जो कब से उनकी बातों को सुन रहा था अचानक बोला क्या घास? राज अब घास खाएगा। राज उसके सिर पर मार के चुप कर। तभी उसे सामने से एक लड़की किसी लड़के के साथ आती दिखी, उसके पीछे कावेरी भी आ रही थी। कार्तिक उन लोगों को टोकते हुए अबे वो देख, सभी ने उस तरफ देखा जहां से महिमा आ रही थी। राज वहां क्या है? कार्तिक अबे उसके पीछे देख, ये वही है न जिसे भाई ने अपने ऑफिस से भगा दिया था। राज हाँ। कावेरी वो कुछ कहता उससे पहले अमन बोल पड़ा, लेकिन उस लड़की के साथ वो लड़का कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, मैंने कहीं तो देखा है इसे पर याद नहीं आ रहा। उनकी इन सभी बातों में दादाजी की गाड़ी पार्किंग में आकर रुकी और जैसे ही वो गाड़ी से उतर कर रविश दादाजी के साथ गार्डन की तरफ जाने लगे, तभी एक सर्वेंट उनके सामने सिर झुकाकर कहा सर आपको मैम ने अंदर बुलाया है। ये सुनकर रविश दादाजी और गजेंद्र जी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रविश दादाजी कौन मैम? सर्वेंट जी मिसेस आहूजा मैम ने गजेंद्र जी ने हाँ बोला और रविश दादाजी ने अपनी गन निकालकर अपने हाथ में रख ली, जिस पर उस सर्वेंट का ध्यान नहीं गया और दोनों उसके पीछे चल दिए। तभी एक और कार पार्किंग में आकर रुकी और उन्होंने दादाजी के साथ रविश दादाजी को अंदर जाते हुए देखा और उनके हाथ में जो गन थी वो भी उन्हें देखकर सतीश जी ने कहा बॉस हम लेट हो गए। बॉस नहीं, अब वक्त आ गया है कि मुझे गजेंद्र सिंघानिया के सामने आना होगा, अब हमें मिल लेना चाहिए। ये बोलकर बॉस कार से उतर गए, उनके साथ ही वैशाली और सतीश अपनी साइड से उतर गए और तीनों अंदर की तरफ चल दिए। उधर सर्वेंट उन दोनों को एक रूम में ले आया जहां अंधेरा था, तो रविशनी ने आवाज लगाते हुए पूछा कोई है? तभी उनकी आवाज को दबाती हुई एक आवाज उस रूम में गूंजी, आखिर तुमने अदीप को भी अपने जैसा बना लिया। उस आवाज को सुनकर गजेंद्र जी हैरान रह गए और फिर खुद को संभालकर बोले जब मुझे रोशनी की झलक दिखा ही दी है तो इस अंधेरे को भी खत्म करो। कुछ देर बाद रूम की लाइट ऑन हुई और पूरा कमरा रोशनी से जगमगा गया। कमरे की लाइट ऑन होते ही पूरा कमरा रोशनी से जगमगा गया और गजेंद्र जी को सामने चेयर पर बैठी वैदेही जी दिखाई दी। गजेंद्र जी वैदेही जी को जिंदा देखकर मन में बहुत खुश हुए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने फेस के एक्सप्रेशन ठीक करते हुए कहा तो आप है मिसेस आहूजा? वैदेही जी हाँ मैं ही हूँ। गजेंद्र जी सालों पहले अपने मरने की झूठी अफवाह फैलाकर आप क्या साबित करना चाहती थी? वैदेही जी तुमने जो मेरी बहन और उसके बेटे के साथ किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और अब तुमने अदीप को भी अपने जैसा ही बना दिया। ये सुनकर गजेंद्र जी के दिल में एक टीस उठी और उन्होंने थोड़ा सख्त होते हुए वैदेही जी से कहा वो इसी लायक था, उसे मेरे दूसरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था तो मैंने निकाल दिया उसे अपने घर से बाहर, और उसकी माँ मुझे उसे रोकने के लिए बोल रही थी। जब मैंने उसे मना किया तो वो गुस्सा होकर मुझे सुनाने लगी कि उसने मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा और अगर अब मैंने उसके बेटे को नहीं रोका तो वो अब मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसकी बातों से मेरा गुस्सा उस पर बढ़ गया और मैंने उसे भी उसके बेटे के साथ निकाल दिया। वैदेही जी क्या तुम सच में वही गजेंद्र हो जिसे मेरी बहन शिप्रा ने पसंद किया था, जो मुझे शिप्रा से ज्यादा इज्जत दिया करते थे, जिसने मेरी बात को कभी नहीं टाला? गजेंद्र जी आपने मुझे ये सुनाने के लिए यहाँ बुलाया है? फिर थोड़ा रुक कर, और रियांश आप ही का पोता है? जहाँ तक मुझे पता है आपका बेटा सोहम अब इस दुनिया में नहीं है, तो ये पोता? वैदेही जी रिश्ते दिल जज्बात और भावनाओं से बनते हैं, ये जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही अपना हो। गजेंद्र जी अच्छी बात है तो संभाल कर रखो अपने जज्बात के रिश्ते को। ये बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गए। वो अब खुद को और नहीं संभाल सकते थे, उनकी आंखों से आंसू अब कभी भी बाहर आ सकते थे। वैदेही जी ने जब उन्हें मुड़ते देखा तो थोड़ा तेज आवाज में कहा तुम बदल गए हो गजेंद्र, मुझे लगा शिप्रा के जाने से तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वैदेही जी की ये बात सुनकर गजेंद्र जी की आंखों से आंसू निकलकर उनके गालों पर आ गए, जो उन्होंने जब से वैदेही जी को देखा था तब से रोक कर रखे हुए थे। तभी किसी ने दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहा, उनके पीछे वैशाली भी अंदर आ गई। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है मिसेस आहूजा। जब उन तीनों ने दरवाजा खुलने और आवाज से उस तरफ देखा और देखते ही उन
तीनों के मुंह से एक ही नाम निकला, सतीश जी। हाँ, ये और कोई नहीं, हमारे सतीश ही थे। वैदेही जी सतीश को देख जल्दी से अपनी चेयर से उठी और लड़खड़ाकर गिरने को हुई। उससे पहले गजेंद्र जी ने आगे आकर उन्हें गिरने से बचा लिया और सतीश जी ने उनके पास आकर उनके पैर छुए तो वैदेही जी ने उनके सिर पर हाथ रख कर कहा, कैसे हो और तुम कहाँ थे इतने सालों से? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। रियांश का नाम वो गजेंद्र जी के सामने लेना नहीं चाहती थी। सतीश ने उन्हें कहा, पहले आप शांत हो जाइए, और उन्हें वापस से उनकी चेयर पर बिठा दिया। फिर वैशाली को अपने पास बुलाकर वैदेही जी के पैर छूने का इशारा किया। वैशाली ने उनके इशारे को समझकर वैदेही जी के पैर छुए और सतीश जी ने कहा, ये मेरी बेटी है। वैशाली वैदेही जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और सतीश जी ने गजेंद्र जी के पास जाकर उनके पैर छुए और उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा। फिर गजेंद्र जी ने सतीश जी कहा, बेटा अदीप ने जो भी मुझे बताया उसके बाद मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। वैदेही जी ने जब गजेंद्र जी को सतीश को इस तरह बात करते देख हैरान रह गई और कुछ भी बोलने से पहले उन्होंने पूछा ना सही समझा और एक लंबी सांस छोड़कर बोली, सतीश तुम इन्हें जानते हो? और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो कैसे? सतीश जी मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन फिर उन्होंने गजेंद्र जी की तरफ देखकर उनसे कहा, आपसे कोई मिलना चाहता है। गजेंद्र जी कौन? सतीश जी वैशाली से जाओ उन्हें लेकर लाओ। उनके बोलते के साथ ही वैशाली कमरे से बाहर निकल गई और वो तीनों अपनी आंखों में इंतजार और मन में बहुत से सवाल लिए कभी दरवाजे की तरफ देखते तो कभी सतीश जी की तरफ। उधर वैशाली अपने बॉस को लेने जा ही रही थी कि तभी वो कॉरिडोर में किसी से टकराई और हड़बड़ी में उसने ये भी नहीं देखा कि वो किससे टकराई थी, लेकिन जिससे वो टकराई उस शख्स ने उसका चेहरा देख लिया। कुछ देर बाद जिस कमरे में दादाजी थे उस कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया और सतीश जी ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर उन्होंने हैरानी से कहा, अदीप जी। हाँ, अदीप यहाँ पहुँच चुका था। ये देखकर सतीश जी ने मन में कहा, मुझे लगा वैशाली आई होगी लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गया? अब क्या होगा? जितनी हैरानी सतीश जी को अदीप को वहां देखकर हो रही थी उतना ही शोकर अदीप भी था। उसने हैरानी और अपनी नम आंखों से सतीश जी को देखते हुए कहा, मामा जी, और उनके गले लग कर गया। सतीश जी ने भी उसे उतने ही प्यार से गले लगाया ही था कि पीछे से एक और आवाज आई, मामा जी। उस आवाज से अदीप अपने मामा जी से दूर हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा और मामा जी ने सामने तो वहां रियांश खड़ा था। रियांश के सतीश जी को मामा जी बोलने से दोनों दादाजी हैरानी से कभी वैदेही जी की तरफ देखते तो कभी रियांश और अदीप की तरफ, जो शायद पहले ही दादाजी के सवाल समझ गया और उसने अपनी गर्दन झुका ली। दादाजी उसे देखकर समझ गए कि अदीप सच्चाई जानता है। उन्होंने अपने मन में आए सवालों को बाद के लिए रख लिया। सतीश जी ने आगे बढ़कर रियांश के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे बर्थडे विश करके कहा, सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। रियांश, आप मुझे मिल गए, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और कुछ नहीं है। और अदीप ने मामाजी को देखते हुए कहा, आप अकेले आए हैं? मामाजी कुछ कहते उससे पहले वैशाली ब्लैक कलर का एक खूबसूरत सा गाउन पहने वहां आई और उसने सतीश जी से कहा, डेढ़ वो चले गए सतीश जी, लेकिन ऐसे कैसे? वैशाली अदीप की तरफ इशारा करके जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। सतीश जी समझते हुए हाँ बोलते हैं, रियांश मामाजी ये मेरी बहन है। मामाजी, क्या ये मेरी बहन है? मामाजी हाँ बोलते हैं। और रियांश वैशाली से कुछ बोलता उससे पहले गजेंद्र जी बोल गए, सतीश अब तुम बताओगे कि तुम मुझे किससे मिलवाने वाले थे? सतीश, सॉरी अंकल, वो तो चले गए। गजेंद्र जी, तो तुम मुझे ये बताओ अब तक तुम कहाँ थे? सतीश जी बताते उससे पहले उन्होंने सभी को अंदर आने को कहा। सभी के अंदर आते ही वैशाली ने डोर लॉक किया और सतीश जी ने बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। जब कीर्ति और सोमित की शादी की बात चल रही थी तब मेरे पास रविश अंकल आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि गजेंद्र अंकल ने सोमित और शिप्रा आंटी को घर से इसलिए निकला क्योंकि उन्हें फोन पर लगातार कोई धमकी दे रहा था कि अगर उन्होंने अपनी अनडावल की कुर्सी नहीं छोड़ी तो वो लोग आंटी और सोमित की जान ले लेंगे। अंकल के सामने उस वक्त एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन बन रही थी। अगर उन्होंने आंटी और सोमित की जान बचाने के लिए अनडावल छोड़ दिया तो कोई उनकी फैमिली के साथ उन्हें भी नहीं छोड़ेगा, और अगर उन्होंने अनडावल नहीं छोड़ा तो भी तीनों की जान खतरे में थी। सोमित को उनके इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उस दिन अंकल को मौका मिल ही गया उन्हें खुद से दूर करने का। उनके जाते ही उन्होंने रविश जी से बोलकर उनकी सेफ्टी के लिए गार्ड्स भी अरेंज किए। उनके यूके शिफ्ट होने तक उन
गार्ड्स ने छुपकर उन पर नजर रखी और हमेशा रखते थे। तभी से मैंने अंकल को आंटी और सोमित की सारी इंफॉर्मेशन देने शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वो लोग इंडिया नहीं आए थे। अचानक आपकी तबीयत खराब हुई और उन लोगों ने इंडिया आने का प्लान बनाया। मैं उस वक्त अपने ऑफिस के काम से इंडिया में ही था और शालिनी प्रेग्नेंट थी। जब मैंने हाल चाल पूछने के लिए उसे फ़ोन किया तब उसने मुझे बताया कि सोमित अपनी पूरी फैमिली को लेकर इंडिया आ रहा है। ये सुनकर मैंने शालिनी से बाद में बात करने का बोलकर फ़ोन काट दिया। फिर मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो उनकी फ़्लाइट आधा घंटा पहले ही लैंड हो चुकी थी। मैंने रविश जी को कॉल लगाया और उस दिन मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि रविश जी का फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क था। मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो होती जा रही थी। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं टैक्सी लेकर सिंघल मेंशन के लिए निकल गया। मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को कहा कि अगर सिंघल मेंशन जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है तो वो मुझे वहां से ले चले। तो उसने टैक्सी जंगल वाले रास्ते पर ले ली। कुछ दूर चलने पर उस ड्राइवर ने गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाया। जब मैंने उसे पूछा तो उसने बताया कि सामने एक कार पलट गई है, शायद किसी ट्रक से उस कार की टक्कर हो गई। ये सुनकर मैं कार से उतरता उससे पहले मुझे एक बच्चा वहां से भागता हुआ दिखा। उसे देख मुझे लगा वो अदीप है और मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर आया। तब तक वो बच्चा वहां से गायब हो गया। मैं भागकर आगे आता उससे पहले उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा, साहब मैं जा रहा हूं, मुझे किसी लफड़े में नहीं फंसना। ये बोलकर वो टैक्सी लेकर वहां से चला गया और मुझे किसी गाड़ी की आवाज आई तो मैं एक पेड़ की ओट में छिप गया और वहां से देखने लगा। तभी एक ब्लैक कार वहां आकर रुकी। उस कार का दरवाजा खुला और उसमें से 2 आदमी बाहर आए। उन्होंने सोमित की कार के पास आकर पहले आंटी उसके बाद कीर्ति को उठाकर कार में लिटाया और जैसे ही सोमित के पास आने लगे तभी फिर से किसी गाड़ी की आवाज आई और वो अपनी कार लेकर जल्दी से वहां से निकल गए। तब तक गाड़ी का धुआं ज्यादा बढ़ गया और थोड़ी आग भी लग गई उस गाड़ी के। जाते ही मैं रेवंश की तरफ बढ़ा ही था कि तभी वहां वैदेही जी की गाड़ी आकर रुकी। मैं फिर से पेड़ के पीछे छुप गया और वैदेही जी सोमित और रेवंश को लेकर चली गई। उनके जाते ही गाड़ी एक ब्लास्ट के साथ पूरी जलने लगी और वहां अंकल अदीप को लेकर आए तो उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। गाड़ी को जलता देखकर अदीप ने समझा उसने अपने बन्नी को खो दिया और इस सदमे से वो वही बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही मैं पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर आया और उन्हें लगा मैं जंगल से निकलकर आया हूं। मैंने भी कुछ नहीं कहा और अंकल ने मुझे कहा, तुम यहाँ से जितना हो सके दूर चले जाओ और वापस कभी मत आना। ये बोलकर उन्होंने अदीप को अपनी गोद में उठाया और वहां से गाड़ी में बैठे कर निकल गए और मैं बस उस खाली सड़क को देखता रहा जहां अभी उनकी गाड़ी खड़ी थी। मैं सभी को बचा सकता था लेकिन जब तक समझ पाया कि क्या करना है वो शख्स कीर्ति और आंटी को लेकर चला गया। उसके बाद मैं ये सोचकर वापस जाने लगा कि ये राज मुझ तक ही रहे तो अच्छा है, कम से कम इससे रेवंश, अदीप, सोमित और वैदेही जी सही सलामत रहेंगे। यही सोचकर मैं वापस अपने ऑफिस आया और 2 दिन बाद यूके वहां आकर मुझे पता चला मेरी बेटी आई है। उस खुशी के माहौल में मैंने माँ पापा को एक्सीडेंट के बारे में बताना सही नहीं समझा और कुछ उन्हें झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन माँ पापा को न्यूज़ से सब पता चल गया और उस सदमे से पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। उनके जाने का सदमा और बेटी के एक्सीडेंट की खबर ने उन्हें तोड़कर रख दिया। वो भी ये सब न सह सकी और 1 वीक बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके 3 साल बाद अब सब कुछ सही हो रहा था। शालीन वैशाली के साथ मार्केट गई हुई थी। उनकी शॉपिंग हो जाने के बाद मैं उन्हें लेने आने वाला था। शॉपिंग होने के बाद शालिनी ने मुझे कॉल किया और मैंने उसे 15 मिनट में आने के लिए कहा। तभी वैशाली का एक टॉय जमीन पर गिर गया और वैशाली ने शालिनी को कहा, लेकिन शालिनी के दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स थे और उसने वैशाली को हिलाने के लिए कहा। तभी एक कार जिसे एक क्रिमिनल ड्राइव कर रहा था उसके पीछे वहां की पुलिस फोर्स उसका पीछा कर रही थी और वो कार वैशाली की तरफ बढ़ रही थी। शालिनी ने वहां से वैशाली को हटाया और उसे खुद हटने का मौका नहीं मिला। एक्सीडेंट होने के कुछ देर बाद ही उसकी भी मौत हो गई। उसके जाने के 3 महीने बाद मैं वैशाली को लेकर इंडिया आ गया। यहां आकर मैंने 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट का पता लगाना शुरू किया और मेरे हाथ और बहुत कुछ लगा सिवाय उस एक्सीडेंट के। उनकी बात खत्म होते ही सभी की आंखें नम। प्रेजेंट डे थी। रियांश मामा जी, आपकी सिंगल मेंशन वाली बात मुझे समझ नहीं आई। सतीश जी की जगह इस बार वैदेही जी ने अपने आंसू पोंछकर अपने रुंधे हुए गले से कहा, मेरे पिताजी के टाइम से हमारा सरनेम आहूजा ही था। मेरे पति का सरनेम
सिंघल था और जब उन्होंने आहूजा का बिजनेस संभाला तो उसे आहूजा से हटाकर सिंघल कर दिया। मेरे पति और मां के जाने के बाद शिप्रा ने सिंघल बनकर इस बिजनेस को संभाला और गजेंद्र को ये बात नहीं पता थी, लेकिन मेरी मरने की अफवाह के साथ सिंघल फिर से आहूजा बन गया और रेवंश रियांश। इसीलिए किसी ने आज तक मुझे और रियांश को कुछ नहीं किया, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गजेंद्र की। मैंने तुम्हें इतने सालों से गलत समझा और आज भी बहुत कुछ सुनाया, मुझे माफ कर दो। तभी गजेंद्र जी ने उनके पास आकर, नहीं आप माफी मांगती हुए अच्छी नहीं लगती, जो कुछ हुआ उसे भूल कर अब आगे का सोचते हैं। विदेही जी हाँ बोलती है और रियांश अदीप के पास जाकर बस वही बोल पाया था कि अदीप ने उसे गले लगा लिया और दोनों भाइयों की आंखों से आंसू निकलकर उनके गालों पर आ गए। तभी किसी ने आकर उन दोनों के शोल्डर पर टैप किया और दोनों ने अपनी गर्दन उठाकर उस तरफ देखा तो वहां वैशाली थी और उसने मासूमियत से कहा, क्या मुझे भी इस फैमिली हग में जगह मिलेगी मेरे दोनों भाइयों के पास? ये सुनकर रियांश और अदीप ने मुस्कुराकर उसे भी हग किया और वैशाली उनके गले लगते ही खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी और जोर जोर से रोने लगी। आज सभी इमोशनल थे। कुछ देर बाद सभी अलग हुए। अदीप और रियांश ने वैशाली को चुप करवाया, फिर सभी को किसी मिलवाने का बोलकर वैदेही जी उन्हें सोमित के रूम की तरफ ले जाने के लिए अपनी चेयर से उठी ही थी कि फिर से लड़खड़ा गई। तभी अदीप ने आकर उन्हें संभाला और खुद के हाथ का सहारा देकर सीधा खड़ा किया और वैदेही जी अदीप को अपने पास देखकर अपने आंसू और नहीं छिपा सकी। फिर अदीप के सामने किसी बच्चे की तरह रोने लगी और अदीप ने उन्हें चुप करवाते हुए खुद के सीने से लगा लिया।